हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, अगर आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ पेडागोजी को सॉल्व करने का तरीका, कि पेडागोजी के क्वेश्चन को किस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ और कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको आपको अपने माइंड में रख कर जो है पेडागोजी के सेक्शन को सॉल्व करना है। आप लोगों को बता दूँ कि सीडीपी मतलब बाल विकास का जो 15 नंबर है उसकी तो तैयारी मैं करवाई रही हूँ, जिसमें 15 नंबर में जो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस है वो तो चली रही हैं साइड बाय साइड, और 10 नंबर की जो सीडीपी में पेडागोजी आती है और 5 नंबर का जो इंक्लूसिव एजुकेशन आता है, ये 15 नंबर टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आप सिलेबस नहीं भी पूरा कर पाते हैं ना, अगर आप लोगों ने अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आपको मैं वो तरीका बताऊंगी, वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इनके क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि ये टोटली जो है ना पेडागोजी और इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। बस कुछ बातें आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। तो अगर आप अपना सीटेट को लेकर सीरियस हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो चाहते हैं इस पेडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। एंड हाँ, वीडियो पसंद है तो प्रेस हिट लाइक बटन और लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो है एक हेल्प मिल सके। अदरवाइज आप बस पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, याद रखिएगा एक सही डायरेक्शन में पढ़िए। ठीक है, देखिए अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार, क्या बोला है, सामाजिक संज्ञानात्मक, ठीक है, मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं, सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। देखिए, वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा। अब यहाँ पे वयस्क जो हैं मतलब जो बड़े हैं उनका जो है बच्चा नकल कर रहा है, और वो भी निष्क्रिय होकर, उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वो एक्टिवली नहीं, पैसिव होकर, मतलब कि जो बता दिया वही जो है कर लिया। तो ये कभी भी ऐसा वर्ड दिखे वो हमेशा गलत होता है, इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। निष्क्रिय होना बच्चे का या बड़ों का नकल करना ये हमेशा गलत ऑप्शन होता है। ठीक है, बेहतर तरीके से बच्चा कब सीखेगा, जब वो एक्टिव हो, ठीक है, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। देखिए यहाँ पे बच्चा एक्टिवली क्या कर रहा है, अपने वातावरण से अंतःक्रिया कर रहा है, संलग्नता द्वारा सीख रहा है, तो ये बात तो सही है। आगे भी देखते हैं, व्यवहार से बाह्य अनुकूलन द्वारा, जो बाह्य अनुकूलन द्वारा, तो ये भी आपका जो है क्या होगा, गलत होगा। अंतर संबंधित जानकारी के लिए कंठस्थीकरण करना, कभी भी ऑप्शन में जो है कंठस्थीकरण दिखे वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है, व्यवहार से बाह्य अनुकूलन द्वारा, मतलब किसी ने कुछ बताया उसको जो है ऐसे ही जो है उसने अडॉप्ट कर लिया, तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी, कि अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता द्वारा, मतलब एक्टिव होकर जो है वहाँ पे है बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, बेहतर तरीके से बच्चा सीख सकता है। विद्यार्थी उस सेकंड क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी उस जानकारी को, ये उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो, ये उस है, ठीक है, कौन सी जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं, जो उनके जीवन से संबंधित होती है। कोई भी जानकारी अगर बच्चे के जीवन से संबंधित है तो क्या उसे जल्दी भूल जाता है। प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती हैं, अंतर संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती हैं, उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए कभी भी बच्चे के जीवन से संबंधित कोई भी घटना है तो उसे वो जल्दी भूल ही नहीं सकते, तो ये तो बात सही है। प्रासंगिक संदर्भ में मतलब कि कोई भी जानकारी हो, उसको क्या बोला है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो प्रासंगिक संदर्भ में, अगर कोई भी चीज़ उसके प्रासंगिक संदर्भ, याद रखिएगा अगर किसी भी चीज़ के संदर्भ में बोला जाता है ना, जीवन के संदर्भ में या संदर्भ में लेकर कही जाती है बात, तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए अलग है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाता है जो, तो मतलब अभी ये तो नहीं भूलेगा, ना ही प्रासंगिक संदर्भ में भूलेगा। असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उसको वो उस जानकारी से संबंधित ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ उससे रिलेट करके नहीं बताया जा रहा है, उससे संबंधित नहीं है, तो वो उसे क्या करेगा, भूल जाएगा। उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती हैं, तो बच्चा जब उस जानकारी को भी नहीं भूलता है, अगर उसको जो है उदाहरणों के द्वारा बताया जाता है तो ये भी नहीं भूलेगा। लेकिन बच्चा किसको भूल जाएगा, अगर कोई भी जानकारी
किसी भी चीज़ के बारे में बताई जा रही है, अगर उससे वो संबंधित नहीं है तो वो जो है क्या है, वो क्या करेगा, भूल जाएगा। असंबंधित खंडों में अगर प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, तो वो जो है क्या बच्चा है, भूल जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा, बाकी 3 जो है नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है यानी जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक विज्ञान का उदाहरण है? क्या बोला, प्रक्रियात्मक विज्ञान का। देखिए, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, बिल्कुल सही बात है, प्रक्रियात्मक विज्ञान का उदाहरण है, मतलब जिसमें कुछ करने की जरूरत पड़ती है। तो पौधारोपण के लिए निम्न में मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, इसमें बच्चा सोचेगा, ठीक है, तो ये बात तो सही है, प्रक्रियात्मक विज्ञान का उदाहरण है। A+B का सूत्र क्या होता है, ये तो डायरेक्ट बच्चे को याद रहता है और उसके अंदर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, हमेशा जो है तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन करेक्ट है ये तो होगा नहीं, क्योंकि वन वर्ड आंसर कभी नहीं। भारत को आज़ादी कब मिली थी, इसमें भी बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है। अगला लीप वर्ष कब होगा, इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किया गया प्रक्रियात्मक विज्ञान का उदाहरण है, तो ये इसका आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए, अधिगम को सुसाधित करने के लिए, क्या करने के लिए, सुसाधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधिगम को अगर सुसाधित करना है तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो क्या है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। देखिए, मैंने बोला ना, संदर्भ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, उससे अलग करना। कभी भी सामाजिक संदर्भ में रखना चाहिए। अगर विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ में रखना चाहिए तब सही होता, लेकिन सामाजिक संदर्भ से क्या बोला, अलग रखना चाहिए। तो ये जो है इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, अलग करने की बात। संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। कभी भी ऑप्शन में हतोत्साहित देखे तो वो ऑप्शन हमेशा आंख बंद करके गलत कर दीजिए। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, बच्चों में कंपटीशन को बढ़ाना, उच्च स्तरीय मतलब आगे के लेवल पे आपको कंपटीशन जो है रखना है, इस तरीके का मोटिवेशन देना। तो ये जो है कहीं ना कहीं आगे जाके बच्चे में नकारात्मकता आ जाती है एक दूसरे बच्चों के साथ, तो ये जो है गलत चीज़ होती है। तो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना ये सही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। विद्यार्थियों को एक ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अधिगम को एक सही तरीके से सुसाधित करना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, मतलब कि अध्यापिका को यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ होगा, विद्यार्थियों को जो है किसी भी चीज़ को सृजन करने का जो है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना है। अवसर प्रदान करना ये जो है बताता क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब कि बच्चे को आपको केंद्र में रखकर जो है करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी पैडागोजी को सॉल्व करें ना तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा, बालक जो है केंद्र में है। मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर जो है आपके हिसाब से एज अ टीचर क्या सही होगा वो नहीं लगाना है, बच्चे के हिसाब से क्या सही होना चाहिए, बच्चे को क्या लगता है, ठीक है, उसको लेकर आपको इस तरह के क्वेश्चनों को जो है हल करना है। हमेशा याद रखिएगा, बच्चे को सकारात्मकता के रूप में आपको देखना है, मतलब सकारात्मक होकर जो है सॉल्व करना है। ये नहीं कि बच्चे को जो है मारना है या बच्चे को जो है क्या बोलते हैं बाहर खड़ा कर देना, पनिशमेंट देना, इस तरह के आंसर कभी भी सही नहीं होते हैं। बच्चा अगर लेट आ रहा है या बच्चा फेल हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होता है, इसके लिए जो है टीचर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। बच्चा लेट आ रहा है तो कारण जानना है, ना कि उसे मारना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? मतलब कुछ बच्चे हैं, कुछ सवाल दिए गए हैं, उन्हें जो है दिक्कत हो रही है, तो आप अगर उनका मदद करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा तरीका जो है आप अपनाएंगे? देखिए, दी गई समस्या में और अधिक गैर जानकारी जोड़ देंगे। तो क्या बच्चे को अगर मान लो जो भी समस्या है उसमें और भी उससे मतलब जो चीज़ें रिलेटेड नहीं है उससे अनरिलेटेड चीज़ें जो हैं उसको भी उसमें जोड़ देंगे तो क्या बच्चा तो और भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके का तो एज अ टीचर आपको नहीं करना है। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य करना, मतलब जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं उसी तरीके से सोचने में, उसी तरीके से करने के लिए बाध्य करना, तो ये तो सही नहीं है। बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना है, ठीक है, उसे बस आपको सहायता करनी है, उसे स्वतंत्र छोड़ना है, ना कि उस पर अपनी बातों को थोपना है। उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से नकल उतारना, ये तो इस तरह के आंसर हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। परंपरागत तरीके का इस्तेमाल करना, इस तरह के आंसर हमेशा गलत होते हैं। उन्हें समानांतर की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी उसी पर चिंतन करने को कहना, मतलब कि
मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे कि कोई भी चीज़ अगर दिया गया है तो उसी से रिलेटेड जो मतलब वैसे ही कोई समस्या है उसके बारे में जो है आप पहल करेंगे और उसे बोलेंगे कि उसके बारे में सोचो और उसी के हिसाब से जो है चिंतन करने को कहेंगे, ठीक है, जिस तरीके से उसने हल किया था। तो ये जो है आप इसमें से जो है एक प्रभावी तरीका होगा, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अभिकथन। एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। मतलब कि एक ऐसा माहौल एज अ टीचर, आपका एक क्लास का ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसके अंदर जो बच्चे हैं अपना स्वतंत्र होकर उनके मन में जो भी चीज़ें हैं वो व्यक्त कर सके, चाहे वो भ्रांतियाँ कुछ भी हों, ठीक है। तो ये बात तो सही है। भ्रांतियाँ पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत अर्थात महत्वपूर्ण है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल। अब यहाँ पे जो है देखिए क्या बोलते हैं, हाँ, भ्रांतियों पर चर्चा करना, क्योंकि बच्चे के अंदर जो भी भ्रांतियां हैं आपको एक ऐसा माहौल देना कि वो स्वतंत्र होकर अपनी भ्रांतियां व्यक्त कर सके, फिर उन भ्रांतियों पर चर्चा करना और अधिगम प्रक्रिया के लिए, अधिगम मतलब लर्निंग प्रोसेस के लिए एक क्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन भ्रांतियों पे जब चर्चा करेंगे ना तभी जो है बच्चों को चीज़ें समझ में आएंगी और जो है क्लियरिटी मिलेगी उसे, ठीक है। तो भ्रांतियों पे चर्चा करना ये जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पर जो है ए और आर आपका दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, आगे हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। विद्यार्थी सीखने के लिए, देखिए हर टाइम अब धीरे धीरे जो ना लेवल बढ़ता जा रहा है। आपने पहला जो है सीडीपी का देखा होगा तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट में, सेकंड में थोड़ा सा उससे अप था, थर्ड में, और ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोगों का इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार होते हुए चल रहा है। इसमें कोई भी माइंड मत कीजिएगा कि आप ये क्वेश्चन करें तो आपका प्रीवियस ईयर रह रहा है। आपको जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ सब प्रीवियस ईयर से रिलेट करके, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर करवा रही हूँ, जिससे कि आपके जो माइंड है वो क्लियर हो जाए, आपके माइंड में क्लियरिटी रहे कि किस तरीके से आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, तो यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए ना तो मुझे कमेंट में करिएगा, मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, बताइएगा जरूर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव को महसूस कर लें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। आंतरिक रूप से बच्चा कब अभिप्रेरित होगा? जब उसे किसी भी कार्य को करने में रुचि होगी, ठीक है, या वो स्वयं जो है उसको सीखने के लिए जो है क्या होगा, मोटिवेट होगा, ठीक है, या तो उसे खुशी होगी या उसे रुचि होगी, तो इस तरह का। तो वे डैश के भाव महसूस करेंगे। निराशा, देखिए जब भी निराश होगा बच्चा तो कभी भी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो ही नहीं सकता, शर्म के कारण, कुंठा के कारण। यहाँ पे जो है क्या, खुशी के भाव अगर वो महसूस करता है तो वो जो है मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बच्चों को जो है क्या करना है, प्रेरित करना चाहिए? अब यहाँ पर देखिए, महारत अभिमुख, प्रदर्शन अभिमुख, कार्यरत परिहारी या प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो कभी भी जो बच्चे हैं उनको जो है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना है तो महारत अभिमुख की तरफ, ठीक है, ना कि प्रतिस्पर्धा को लेकर या कार्य परिहारी या प्रदर्शन को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे महारत अभिमुख। नेक्स्ट, हाँ, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? अधिगम को क्या सकारात्मक रूप से जो है, एक मिनट, करते हैं? तो देखिए निम्न में से कौन, पहला है कुपोषण। कुपोषण क्या अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? बच्चा पहले से ही कुपोषित है तो वो कहाँ से जो है मोटिवेट रहेगा लर्निंग के लिए? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। विद्यार्थियों में सहभागिता, बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों में सहभागिता हो, दंड रहेगा तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अभिसंज्ञान, ठीक है, ये भी सही है। तो 2 और 4 कहाँ पर है? 2 4, डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थी सक्रिय, निष्क्रिय, अधीन, नगण्य। मैंने अभी बताया था कि बच्चे का जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे को जो है अवसर देना है, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है। बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, जिज्ञासु होता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है क्या, विद्यार्थी ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में क्या है, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, देखिए एक कक्षा, अभी कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्या ये ऑप्शन गलत करेक्ट है? नहीं, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर ए तो सही है, आर जो है गलत है, तो ये दोनों ही सही बता रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो दोनों ही गलत बता दिया, यहाँ पे ए सही आर गलत, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, श्रवण बाधिता से जूझते, देखिए मैंने बोला था ना आपको मैं केवल पैडागॉजी नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, ठीक है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन वाले क्वेश्चन है। श्रवण बाधिता, इंक्लूसिव एजुकेशन याद रखिएगा, मतलब समावेशी शिक्षा, मतलब या तो समावेशी जो क्लास होता है, समावेशी क्लासरूम होता है, समावेशी जो कक्षा होती है, इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है, इसमें जो है ना क्या होता है, सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ एक जगह पर शिक्षा देना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य होता है। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? क्या प्रभावशाली नहीं होगा? देखिए श्रवण बाधिता, अगर उसे बच्चे को सुनने में समस्या है थोड़ी, तो कौन सा इसमें से तरीका जो है प्रभावशाली नहीं है? दृश्य गतिश, दृश्य वाला तो सही है कि भाई वो देखकर सिखाया जा रहा है। व्याख्यान, व्याख्यान क्या सही है? अगर आप मान लो बच्चे को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब दे रहा है, तो आप लेक्चर देते जा रहे हैं, बड़े बड़े लेक्चर, मतलब काफ़ी एक एक घंटे तक, तो क्या बच्चे को कुछ समझ में आएगा जब उसको अच्छे से क्लियरिटी नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है? ये तो गलत हो जाएगा। क्रिया आधारित, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें जो है करने पर आधारित है। बहुसंवेदी, ये भी सही है, तो यहाँ पर ए सी और डी तो सही है, बी आपका इनकरेक्ट है, ये प्रभावशाली तरीका नहीं है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन में यही इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे कि जिसमें सामान्य कुछ बच्चे और विशिष्ट बच्चों के लिए क्या प्रावधान है, मतलब सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक ही कक्षा में कुछ विशेष सुविधाएं देकर जो है आप जो है एक ही क्लासरूम में जो है बच्चे को क्या कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कम काम नहीं अपनाना चाहिए? देखिए जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा काम जो है नहीं अपनाना चाहिए? कौन सा काम? देखिए उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, ये तो सही है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। मानकीकृत पाठ्यचर्या, मतलब एक स्टैंडर्डाइज मतलब जो है करिकुलम, एक स्टैंडर्ड आपने बना दिया है करिकुलम का, उसको लागू करें। प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो कि बहुत ही मतलब एक तेज बच्चा है और उसके लिए जो है एक स्टैंडर्ड करिकुलम, क्या वो मतलब सही है? नहीं, तो ये तो गलत है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना, मतलब उनके लिए जो आपका जो करिकुलम है उसको जो है थोड़ा लचीलापन रखना, उनके हिसाब से जो है थोड़ा सा और भी कुछ उसमें ऐड करने का जो है आप वो होना चाहिए, तो अभी जो है आप प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है क्या अपनाना नहीं चाहिए? मानकीकृत पाठ्यचर्या, एक स्टैंडर्ड करिकुलम उन पर लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है बाकी बच्चों से जो है बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने आज टोटल 14 क्वेश्चन किया, जिसमें 10 आपके पैडागॉजी के और जो 4 क्वेश्चन है ये इंक्लूसिव एजुकेशन के थे, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थी, मतलब ऑटिज्म से, ये ऑटिज्म स्वालीनता मतलब ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावित होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, मतलब कि जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच है उसमें जो है एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, निरंतरता रखना, बिल्कुल सही बात है। कक्षा स्थिति पर विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, इस तरीके से जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, ये ऑटिज्म वाले, क्योंकि जो जिनको स्वालीनता से जूझते जो विद्यार्थी हैं, मतलब जिनको ऑटिज्म होता है, वो बच्चे जो है दूसरे से कम्युनिकेट करने में ना बहुत ही समस्या होती है, वो जो है पीयर ग्रुप में अपने अच्छी तरह से अपनी बातों को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उन्हें विशिष्ट संकाय में नहीं पढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट है। कौन सा तरीका प्रभावी होगा? तो अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है आज का लेवल थोड़ा सा जो है अप था, और आगे भी ऐसी मैं जो है वो इसका लेवल जो है अप करते हुए चलूँगी। और ये जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया ना आप लोगों का, 1 फरवरी का पेपर है मैंने ये करवाया है, 1 फरवरी का पेपर जो दिसंबर 2022 का पेपर था, ठीक है, दिसंबर 2022 का जो CTET हुआ था उसमें 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर मैंने आप लोगों को करवाया है। अगर आप लोग जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पैडागॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन के
टॉपिक को समझना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ताकि और जुड़ने के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलेगा। अगर आपको समझना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन है कि आपको टॉपिक जो है, जो भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ऑल द बेस्ट।